जिसका इंतजार था उस पैनल के साथ हम मौजूद हैं एक चर्चा करने के लिए। और लोकतंत्र में चर्चा बहुत जरूरी है, चाहे वो विकास को लेकर हो, चाहे तर्क वितर्क की हो। इसलिए आज हम गुरुग्राम में मौजूद हैं, तो क्यों ना गुरुग्राम वासियों की जुबान पर जो मुद्दे रहते हैं उनकी बात भी कर ली जाए। और खुद हमारे साथ इस समय मौजूद है गुरुग्राम के विधायक, उनसे भी हम बातचीत करेंगे इस पूरे मसले पर और जानने की कोशिश करेंगे कि गुरुग्राम में आखिरकार कितना विकास हुआ है। हमारे साथ सुधीर सिंगला जी जो कि गुरुग्राम के विधायक है वो मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है सर्वे भवन्तु सुखना के इस मंच पर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर जी, सबसे पहले मैं बड़ा सवाल पूछना चाहूंगा। कई बार कहा जाता है जब आप चुनावी मैदान में उतरते हैं बड़े बड़े दावे होते हैं, गुरुग्राम जैसी साइबर सिटी, दिल्ली से सटा हुआ गुरुग्राम दिल्ली से कम आज नहीं है और हरियाणा को नाज है गुरुग्राम पर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन क्या वाकई में आज गुरुग्राम वासी नाज कर रहे हैं गुरुग्राम पर? जो विकास के दावे आपने किए थे धरातल पर उतरे हैं वो? हाँ, उतर रहे हैं। उतरे तो नहीं है लेकिन उतर रहे हैं। उतर रहे हैं। 2.5 साल हो गए मेरे को बने हुए। 2 साल कोरोना काल का खंड रहा और कोरोना काल ऐसा आया कि जिसके अंदर आदमी आदमी से दूर हो गया। आदमी के रिश्तेदार जो हैं वो बहुत, दूसरी जो वेव आई उसके अंदर तो बहुत लोग चले गए और मेरे तो 5 रिश्तेदार चले गए। अच्छा। और 70,000 लोगों का मैंने नित्य खाना बनवाया सिद्धेश्वर स्कूल से और माँ कालका के नाम से भंडारा लगा था। और माँ कालका के नाम से भंडारा तो ऐसा लगा था कि जो 5-5 डिश खाने की हमने दी उनके लिए जी। और 70,000 लोगों का खाना लगभग 42 दिन तक हमने चलाया। और मैंने 51 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी के खाते में दिए। मैंने नहीं दिए, लोग मेरे को देते रहे। मैंने 7.5 लाख रुपए गौशाला के नाम पे दिए। मैं वैसे ही बैठा हुआ था पास बनवाने के लिए सिद्धेश्वर स्कूल के अंदर। उस समय पास की बहुत मारे मारी थी, हर एक का बच्चा कोई बाहर था और उसने बच्चे को लाना था। तो एक पंडित जी है, मुझे नाम तो ध्यान नहीं है लेकिन मुझे कास्ट वैसे ध्यान रही, उसके पंडित जी था, वो आए और उन्होंने कहा कि भाई मैं कुछ देना चाहता हूँ, मेरे गाड़ी के अंदर 10 लाख रुपये। मैंने कहा 10 लाख रुपये हों या 1 लाख रुपये, मुझे कैश तो नहीं चाहिए। तो इतनी देर में मेरे को संघ के गौशाला एक नूह के अंदर जी, वहाँ से मेरे को फ़ोन आया कि 5 लाख रुपए गौशाला के अंदर तुरंत भिजवाओ। तो मैंने कहा मैं तो यार गुड़गांव का एमएलए हूँ, आपकी कहाँ से करूँगा, मैं तो वैसी व्यवस्था कर रहा हूँ खाने पीने की। तो उन्होंने कहा नहीं तुझे करनी पड़ेगी। वो बैठे थे, मैंने कहा जी 5 लाख रुपये दे दोगे आप, RTGS कर दोगे? उन्होंने जी कर दूँगा। तो मैंने उसको टेलीफोन पर कहा भी RTGS अकाउंट भिजवाओ। उसने भिजवाया, उसने 5-7 मिनट के अंदर RTGS अकाउंट जब दे दिए। 1 लाख रुपये मैंने मानेसर के अंदर भिजवाया और 1 लाख रुपये मैंने सेक्टर 9 की गौशाला के अंदर भिजवाया। तो हमारा जो कालखंड था वो लगभग 6 महीने है। अच्छा। 2 साल हमने इसी काम में निकाल दिए। मैंने तो चप्पल तक दिए जो लोग जा रहे थे। देखिए यहाँ ना बहुत ज़्यादा मूविंग पॉपुलेशन है, फ्लोटेड पॉपुलेशन है, वो बहुत ज़्यादा किराएदार जिसे कहते हैं वो यहाँ पर हैं जी। और हमने उनको संभालने की कोशिश करी वो। और मेरे ख्याल आप सब लोगों के प्रयास से गुड़गांव का शहर संभल गया। और उसके बाद जो है हम 6 महीने बचे हैं। 6 महीने के अंदर हम काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। हम तो जो है सोना की एलिवेटेड रोड भी बना रहे हैं, सेक्टर 10 के अंदर जो है फ्लाईओवर बना रहे हैं, हम अतुल कटारिया चौक के ऊपर फ्लाईओवर बना रहे हैं और हम जो है बस स्टैंड के पास जो है महावीर चौक है उसके ऊपर भी अंडरपास बना रहे हैं जी। इस किस्म के काम हमने कुछ किए हैं। एक अर्जुन नगर के अंदर स्कूल जो है वो बन रहा है जी, लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। दूसरा स्कूल बनने जा रहा है वो। और एक जो है वुमेंस कॉलेज है सेक्टर 52 के अंदर, वो लगभग पूरा हो गया। 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे गुड़गांव के अंदर आ रहे हैं और मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ कि 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और लोगों की सौगात बहुत कुछ देके जाएंगे। रैली हम कर रहे हैं सिद्धेश्वर मंदिर के पास सेक्टर 9 के अंदर जी, वो तो बहुत कुछ देके जाएंगे इसी वो। और एक हॉस्पिटल और एक जो बस स्टैंड है जी उसकी आधारशिला रखनी है, उसकी महीने 2 महीने के अंदर। अच्छा, ये सवाल था मेरी लिस्ट में आपसे पूछने का, जो कि हॉस्पिटल की बात हो रही है और बस स्टैंड की बात काफी होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले महीने कहा था कि अगले साल तक OPD चालू हो जाएगी। अच्छा, तो बहुत बड़ी बात है और उसके
उसकी लैंड जो है ट्रांसफर हो गई है, अब उसका जो है किसी भी दिन महीने या 2 महीने तो विधायक जी, खबरों तक के इस मंच पर हम माने कि अब हॉस्पिटल को लेकर जो भी दिक्कत परेशानी लोगों को आ रही थी वो नहीं आने वाली। हॉस्पिटल की दिक्कत नहीं आएगी, बस स्टैंड की दिक्कत नहीं आएगी, और मैं कह रहा हूँ मेट्रो की भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पुराना शहर में क्या मेट्रो का एक पिलर या एक स्टेशन जो है बन जाएगा ऐसे पुराने शहर में? पुराने शहर आप खबरों तक किस मंच पर कह रहे हैं? मैं इसी मंच पे कह रहा हूँ। तो इस वक्त की बड़ी खबर भी हम कह सकते हैं अपने आप में कि अब गुड़गांव वासियों को एक और सौगात देने जा रही है बीजेपी की सरकार, जेजेपी की सरकार, गठबंधन की सरकार, क्योंकि मेट्रो की डिमांड बहुत रही है। पुराने शहर में लगातार लोग कह रहे थे, हॉस्पिटल को लेकर कह रहे थे। मेट्रो की जो बात है वो टीपीआर तैयार हो गई है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फाइल गई हुई है, महीने 2 महीने में क्लियर होकर हो जाएगी। और मेरे ख्याल तो 2 साल अभी बचे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ हम ये कर देंगे कि मेट्रो का स्टेशन बन जाएगा। धीर जी, आप उम्मीद करेंगे कि धरातल पर ये सब चीजें उतरे जो आपने जुबानी आपने बताया। मैं इस पैनल डिस्कशन को आगे बढ़ाऊंगा। प्रदीप जी, आप शिक्षा से संबंध रखते हैं, बहुत गहराई से रखते हैं, और जीएवी ग्रुप ऑफ स्कूल्स बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन हम अगर धरातल पर देखें तो आपको सपोर्ट वाकई में मिल रहा है सरकार से, या हर तरीके से स्कूल चलाने में दिक्कतें परेशानी आज स्कूल संचालकों को क्या आती है, या फिर जो अभिभावकों की परेशानी है क्या उसको दूर कर पा रहा है आज स्कूल? देखो, सबसे पहले तो कमल, जैसे संतोष यादव मैडम कह रही थी कि जो नारी शक्ति है, जहाँ तक बात प्राइवेट स्कूलों की करें पहले, तो मेरे ख्याल में 90 से 95% स्टाफ आजकल फीमेल ही है जी। तो कोरोना काल में जब इन प्योर हरियाणवी जब सबकी बत्ती गुल हो गई थी, तो वो फीमेल पावर ही थी, वो मैन पावर थी। जब उन्होंने अपने आप को एम्पावर किया, मतलब कुकर की सीटी बजने से लेके और फिर डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस में, जहाँ इतने सारे चैलेंजेस थे हमें आज की डेट में, तो क्योंकि 2 साल हो गए, बड़ा आसान लगता है, ऑनलाइन क्लासेस देना बड़ा आसान था। बट डे 1 जब ये बात आई कि ऑनलाइन क्लासेस देनी है, तो मेरे ख्याल में जितने सारे चैलेंजेस उस टाइम फीमेल को आए, फीमेल स्टाफ को आए, स्कूल मैनेजमेंट को आए, वो भी डिफरेंट थे। आज जब स्कूल खुल गए तो चैलेंजेस कॉमन थे और बड़ी आसान बात थी, बट उस टाइम में न मैंने नारी शक्ति को लगातार उस पर प्रयास करे। जीएवी केस में पर्टिकुलर बात करें या प्राइवेट स्कूलों की बात करें, तो गली गली जाना पॉसिबल नहीं था, बट सोशल मीडिया के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, जहाँ ट्राइपॉड दिए गए, जहाँ बच्चों को टैबलेट्स प्रोवाइड कराए गए, मतलब जीएवी के केस में तो हमारी जो कंप्यूटर लैब थी हमने वो भी सारी डिसमेंटल करके पेरेंट्स के या बच्चों के घर तक पहुंचवाई। पर जो मैं अक्सर बात करता था, यदि जितनी सारी अच्छी चीजें सरकार के केस में हुई, स्टेट गवर्नमेंट के केस में हुई, कि जितनी बसें खड़ी थी 2 साल से, उनकी फिटनेस पासिंग और टैक्स माफ करे गए, उनकी इंश्योरेंस पे छूट दी गई, तो मेरे ख्याल में वो एक बड़ा बर्डन था जो बड़ी इजीली माफ हो गया। बट यदि डिमांड की बात करें तो कल इसी मंच पे BR सीकरी जी बोल रहे थे कि सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। तो सरकार से यदि डिमांड की बात करें तो नो डाउट, जैसे बसों की जो EMIs थी उन पे मॉनिटोरियम मिले बट वो लागू नहीं हुए। इसी तरीके से जब स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं कि स्कूल बंद करने थे या खोलने थे, तो मेरे ख्याल से जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है या गवर्नमेंट स्कूल के जो वाइस प्रिंसिपल्स हैं या बाकी मैनेजमेंट हैं, मेरे ख्याल से कोरोना जैसे अब चौथी लहर की आर्ट है थोड़ी सी, तो सबके कान खड़े हो जाते हैं डायरेक्ट ही, कहाँ सबसे पहले नंबर स्कूलों का आएगा। तो वो जो स्कूल जो कंस्ट्रक्शन लोन की EMI से जूझ रहे हैं, वो जो स्कूल जब स्कूल वालों को कह दिया जाता है कि इन्होंने दुकान बना रखी है या हॉस्पिटल के नाम पे कह दिया जाता, तो क्यों ना उनका दर्द और उनका मर्म भी समझ लिया जाए कि कंस्ट्रक्शन लोन भी तंग करते हैं, और खासकर कुछ बड़े स्कूलों को छोड़ दें तो मोमेंट्री जो बजट स्कूल हैं, जो विधायक जी का भी कहना मानते हैं, आपका भी कहना मानते हैं, मैडम का भी कहना मानेंगे, समाज का भी कहना मानते हैं कि बच्चों को पढ़ाने में, फीस माफ करने में सारी चीजें करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो सारी चीजें भी इनिशियल तौर पे देख ली जाएं। स्कूल बंद करने से पहले कुछ रास्ते सुझा दिए जाएं, जैसे सैनिटाइजेशन की बात आई थी, या रूटीन में जब बच्चों को वैक्सीन लगनी थी, या मास्क की बात थी, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट से ये अंदाजा रहता है कि भाई जो कार्यकारी लोग हैं एजुकेशन के, वो एक बार पैनल बैठा लें, जैसे आज आपने कन्क्लेव किया है, ऐसे पूछ ले स्कूल वालों से, भैया तुम तैयार हो इन सारे कामों के लिए, क्या दोबारा कोई प्रॉब्लम आएगी? तो नहीं है। बट सरकार के केस में ट्रांसपोर्ट से लेके कंस्ट्रक्शन ऐसी बहुत सारी चीजें। मैं सुधीर जी से जरूर इसका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार जरूर यादव जी से भी हम बातचीत कर ले, और गुड़गांव बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष है। यादव जी, जब सत्ता में कोई भी रहता है
कोई भी पार्टी रहती है, क्या वो विपक्ष की आलोचना और विपक्ष जो आलोचना करता है उसमें रुचि रहती है या वाकई में कोई मुद्दे आप उठाते हैं धरातल पर? क्या एक लीडर होने के नाते आपने आपकी सरकार सत्ता में उसके बावजूद भी मुद्दे उठाए हैं विधायक जी के सामने या मुख्यमंत्री जी के सामने, लगते हो कि हाँ इनका सोल्यूशन होना चाहिए? आपको लगता है कि ये बेहतर तरीके से तभी सभी लोग सुखी रह पाएंगे? आप खुद देखें कि हमारी पार्टी कभी किसी की आलोचना नहीं करती, किसी भी पार्टी की, बहुत ही कम आलोचना हमारे। वार पलटवार जो होता है वो जनता देखती है। देखो राजनीति में वार पलटवार का दौर शुरू होता है, खत्म होने का नाम नहीं लेता। लेकिन आप देखेंगे सबसे ज्यादा विकास के काम गुड़गांव को ही देख लें आप। 2014 से पहले जितनी भी सरकारें रही जी, 2014 के बाद गुड़गांव में जितने विकास हुए, चाहे सिग्नेचर टावर का फ्लाईओवर हो, चाहे राजीव चौक का, हीरो होंडा चौक का, ये सारे फ्लाईओवर्स 2014 के बाद बने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और आप सभी लोग या काफी यहाँ पे लोग बैठे हैं जी। आप देखेंगे हीरो होंडा फ्लाईओवर के वहां जो नहीं बना था, कितनी ज्यादा दिक्कत थी, कितनी ज्यादा वहां पे जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी हैं, लोग इधर से उधर होते थे, तो वो बहुत ज्यादा दिक्कतें थी। लेकिन हमारी पार्टी ने वहां पे, और ये जनता से, चाहे वो संगठन के थ्रू बात गई या हमारे नुमाइंदे, चाहे विधायक जी रहे हैं, मंत्री जी रहे, सभी ने उस पर ध्यान दिया और ये सारे विकास के कार्य देखे। फिर आप देख रहे हैं कि सोना रोड पर राजीव चौक को क्रॉसिंग होने में कितना टाइम लगता था, और अब सोना रोड में पूरी डेवलपमेंट हुई है। अब जो एलिवेटेड सोना तक जो हमारी सरकार ने बनाया वो हमारी सरकार में बना है। तो ये नहीं कि वाद विवाद या विवादों में रहते हैं या दूसरों पे आरोप लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबका साथ सबका विकास का नारा है, और वो धरातल गुड़गांव में आप देख रहे हैं। आपको लगता है पूरी तरह से विकसित गुड़गांव हो चुका है? अभी बहुत काम हो रहा है, विधायक जी ने ईमानदारी से कर रहे हैं। देखो विकसित की परिभाषा बहुत बड़ी है जी। पूरी डेवलपमेंट ये जीवन भर विकसित वर्ग ऐसा है कि कभी भी डेवलपमेंट रुकेगी नहीं। क्योंकि मैं जब गुड़गांव वासियों से कई बार पूछता हूँ या कहीं सड़कों से गुजरता हूँ, कई बार गड्ढे उसमें सड़क में दिख जाते हैं कहीं कहीं। सर अभी तो गड्ढे दिख रहे हैं। 2014 से पहले 14 से पहले जो मास्टर प्लान आया था उसकी मास्टर रोड्स नहीं थी, वहां पे सीवर की मास्टर स्टोन लाइन निकली थी, सीवर की लाइन नहीं डली थी, और आज जोन पूरा बढ़ा दिया गया था। हमारी सरकार ने जो पिछली सरकार काम छोड़ गई थी, इवन लैंड भी एक्विजिशन नहीं हुई थी कभी सेक्टर रोड्स की, 60 मीटर रोड्स की। तो हमारी सरकार ने जो पहले की सरकार छोड़ गई थी, अब गड्ढे हमारी सरकार ने रोड भी बनाया और गड्ढे तो ऐसा तो नहीं कि अब कुछ गड्ढे रह गए नहीं, गड्ढे में सड़क ये कहना चाहते हैं जितनी रोड से बनी है सारी परफेक्ट है, कहीं छोटे मोटे बरसात में हो जाता है। ठीक है, इसका सुधीर जी जरूर सोल्यूशन कर देंगे। लेकिन जो प्रदीप जी ने सवाल उठाया और चर्चा होनी चाहिए विधायक जी, अगर आप लोगों से पूछेंगे, और जैसे हमने पैनल आज तैयार किया है, लोग हमारे सामने बैठे हैं, सबको सुन रहे हैं, पूरा गुरुग्राम पूरा हरियाणा आपको सुन रहा है इस वक्त। लेकिन समस्याओं का समाधान तभी होगा जब चर्चा होगी। क्या आपने इसकी शुरुआत पहले से कर दी थी? कोरोना काल की आपने बात की, उस दौरान आपने काम का भी जिक्र किया, लेकिन जो लोगों के जिंदगी पर प्रभाव पड़ा है, क्या उसके बारे में आपने कभी सोचकर उनसे चर्चा कर समस्या का समाधान किया? देखिए, कोरोना काल के दौरान मैंने ऑनलाइन फेसबुक पे होती है सवाल जवाब, मैंने 3 घंटे तक सवाल जवाब लिए और हर वीक लेता था वो। तो ऐसी बात नहीं है कि मैंने कोरोना काल के अंदर काम नहीं किए। कोरोना काल के अंदर मैक्सिमम और जितना काम मैं कर सकता हूँ जी, मैं तो 2 बार गिरफ्त में भी आ गया था कोरोना के अंदर जी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं लगा रहा हूँ और लोगों से राय लेता रहा हूँ और लोगों की समस्याओं का समाधान मैंने किया है जी। सुधीर जी, हमारी कई बार पहले भी बातचीत हुई है, चैनल पर भी हमने कई बार कोरोना काल के दौरान जो दिक्कतें परेशानी आई थी, ऑक्सीजन का संकट एक बार आ गया था, उसके लेकर भी आप पूरे एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे थे। भगवान न करे कभी ऐसी सिचुएशन कभी आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की थी और तैयार रहने को कहा था। धरातल पर विधायक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इंप्लीमेंट जो करना होता है अधिकारियों के साथ, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी भी होती है, उसको लेकर तैयारी आपकी है। क्योंकि जाहिर तौर पर हम यहाँ पर सभी वैक्सीनेट है, इसलिए बातचीत कर पा रहे हैं, एक अच्छी बात है। तो अब कैसे लोगों को जागरूक करेंगे जिन्होंने वैक्सीनेशन ले लिया है, बूस्टर डोज भी लें, सरकार की ओर से एक सौगात भी दी गई है बूस्टर डोज की फ्री में। 18 से 60 साल की उम्र के लिए 300 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए दे दिए गए जी, और अभी दिए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने। पहले तो बूस्टर डोज जो है 60 साल के आदमी को लग रही थी जी, और जिसको फ्रंट लाइन वर्नर जिसे कहते हैं उनको लग रही थी, और जिसको कोई बीमारियां थी उसको लग रही थी। लेकिन 18 से अब 60 साल तक के लिए सबको लगेगी, और जो भी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और 300 करोड़ रुपए उसके लिए रिलीज करते हैं।
प्रदीप जी, क्या आप वाकई में संतुष्ट हैं? क्योंकि विधायक जी कह रहे हैं कि चर्चा का जो सिलसिला है हम पहले से ही शुरू कर चुके हैं। क्या आपको उम्मीद है कि इस मंच के बाद विधायक जी बाकी समस्याओं का समाधान कर देंगे आपकी? चाहे गुरुग्राम वासी होने के नाते आपसे मैं पूछूं कि आज धरातल पर गुरुग्राम में क्या परेशानियां एक आम आदमी को आती हैं जब सड़क पर चलता है, कहीं दफ्तर में जाता है? देखो कमल, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो जो विधायक जी भी कह रहे हैं, यादव जी भी कह रहे हैं, ये दोनों ही एक जिगर छोड़ के द्वारका एक्सप्रेसवे का, द्वारका एक्सप्रेसवे पे काम ऐसे चल रहा है कि क्यों ना एक बार नितिन गडकरी जी को धन्यवाद दे दिया जाए। अच्छा। मेरे ख्याल में 400 से ज्यादा मशीनें लगी हुई हैं, जिस स्पीड से काम चल रहा है, तो मेरे ख्याल में बीजेपी की सरकारें जो हाईवे मिनिस्ट्री है या बाकी सारी चीजें उस डेवलपमेंट में तो क्लास पार्ट है। चाहे फास्टैग के काम हुए हैं, चाहे बाकी सारी चीजें हुई हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे नो डाउट बहुत सारी डेवलपमेंट गुड़गांव हो रही है, इतने रोड बन रहे हैं। पर जहां तक बात वापस स्कूलों की आती है, तो स्कूलों के केस में जैसे पहले 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीनेट किया गया, उसके बाद अब 12 से 15 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, वो मेरे ख्याल में और ज्यादा स्पीड अप हो सकता है। अब तो 6 से 12 का भी 6 से 12 का भी आ गया। असल बात ये है कि जब जो मेरी सारे स्कूल वालों से बात होती है लगातार, तो मैं उनको आज अचानक इस मंच पे उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रहा, पर मैं ये जरूर चाहता हूँ कि जब अगली बार स्कूल को बंद या खोलने की बात आए तो उन चीजों का भी ध्यान रख लिया जाए कि क्या स्कूल वाले जितनी हिदायतें जारी होती हैं, जितनी सरकार एसओपी जारी कर रही है, उनका अच्छे से पालन करनी है कि नहीं करनी है। प्राइवेट स्कूल के केस में तो सरकार जो एक हिदायत देती है, प्राइवेट स्कूल वाले उसके 4 ऑप्शन ले आते हैं कि भाई किस तरीके से वो डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ा सकते हैं, स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं, 2 बार में क्लास लगा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट को वैक्सीनेट कर सकते हैं, पूरे स्कूल को वैक्सीनेट कर सकते हैं। पीछे गुड़गांव तो मार झेलता पॉल्यूशन की भी, सबसे पहले जब पॉल्यूशन आता है तो फिर गुड़गांव फरीदाबाद के स्कूल बंद हो जाते हैं। तो उस केस में क्यों ना जब सरकारें थोड़ा सा प्राइवेट स्कूल को फर्दर डोनेशन दें या फर्दर रियायत दें कि एयर प्यूरिफायर लगा दिए जाएं। जब बड़े बड़े आरओ प्लांट लग जाते हैं प्राइवेट स्कूल के केस में, पानी के केस में, क्योंकि पानी भी खूब गंदा आता है, उसका भी आप टीडीएस चेक कराओगे तो गुड़गांव में कई जगह तो 500 प्लस होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जहाँ आरओ प्लांट की बात है, एयर प्यूरिफायर की बात है, या फिर वैक्सीनेशन की बात है, एक ही सलाह और एक ही सुझाव कि वो सारी चीजें मतलब सलाह करके कर ली जाए, ग्रुप डिस्कशन करके कर ली जाए, ताकि ऊपर से सिर्फ आदेश ना आए। क्योंकि स्कूल वाले सरकारी टाइम से ही, चाहे मतगणना रही है चाहे जनगणना रही है, और पीछे तो एक अजीब सा वो था स्कूल वालों के केस में कि जब स्वच्छ भारत अभियान की बात हुई थी, तो स्वच्छ भारत अभियान में सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स है उनका तो ये भी ड्यूटी लगाई गई थी कि कोई आदमी बाहर शौच ना करे, और करता होता आपको उसकी फोटो खींच के आप उस पर कर दिए पोर्टल पे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें कि जहाँ स्कूल खड़ा है, स्कूल टीचर्स खड़े हैं, मेरे ख्याल से समाज का वो तबका, मेरे ख्याल से जितने लोग यहाँ बैठे हैं किसी ना किसी रूप में, चाहे उनके बच्चे पढ़ते हों, चाहे वो खुद स्कूल में टीचर हो, या किसी न किसी और कनेक्शन पहले पढ़े होंगे, उन डेस्क बेंच से तो हर कोई गुजरा है। तो मेरे ख्याल में जरूरत है कि एक बार डिस्कशन के साथ सारे काम हो तो स्कूल वाले। लेकिन यहाँ से मैं ये भी कहना चाहूंगा, काउंटर क्वेश्चन होता है चर्चा में, जो अभिभावकों की समस्या है उसके ऊपर भी अगर स्कूल संचालक ध्यान दे तो ये भी बेहतर होगा, क्योंकि कई समस्या उनकी भी रहती है। खैर, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन अगर कोई भी यहाँ सवाल कर सकता है, यहाँ पर मौजूद कोई भी शख्स, तो हमारे साथ विधायक जी भी मौजूद है, आप सवाल कर सकते हैं और सवाल का जवाब विधायक जी भी दे सकते हैं, और हमारे मेहमान भी आपके सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगर आप देना चाहें तो जरूर दे सकते हैं, इससे पहले कि कोई डिस्कशन आपके साथ जनता की तरफ से भी हो। राकेश जी, जिस तरीके से काम लगातार किया जा रहा है सरकार की ओर से, क्या वाकई में आपको लगता है कि उस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं, या कोरोना काल के संकट ने ब्रेक लगा दिया या स्पीड ब्रेकर लगा दिया था? देखिए, कोरोना काल में विधायक जी ने जैसे बताया 2 साल का कोरोना काल लग गया, तो उसमें स्पीड तो कम हो ही जाती है कि डेवलपमेंट करें या लोगों की जान बचाएं, तो उससे विकास के काम में रफ्तार धीमी हुई है, लेकिन फिर भी विकास के काम तो आप सभी देख रहे हैं, चल ही रहे हैं। जी बिल्कुल। सुधीर जी, विकास के काम तो चल रहे हैं, लेकिन कोई विजन है आपका फिलहाल आज इस मंच से आप कह सकें कि गुरुग्राम में आने वाले वक्त में हम डेवलपमेंट बहुत स्पीड से करने जा रहे हैं, ताकि जो हमारा समय बर्बाद हुआ है, हमारे काम नहीं हुए, सबको मालूम है, हर जगह नहीं हुए, वो कम से कम जो समय बर्बाद हुआ है उसको ओवरकम कर सके हम? देखिए, परसों मुख्यमंत्री जी ने आरडब्ल्यू की बैठक ली थी जी, उसमें रजिस्ट्रार भी थे, और उसके अंदर उन्होंने घोषणा भी करी है कि 2 या 4 महीने के अंदर एक अथॉरिटी बना देंगे गुड़गांव के अंदर, संपत्ति विभाग के नाम से कुछ वो बनाएंगे जी, वो संपत्ति पालक शायद बनाएंगे, संपत्ति पालक के नाम से, जिसमें रजिस्ट्रार, आरडब्ल्यूई और जितने भी
जो है वो लिटिगेशन उनकी है, वो सब उसी के उसमें आएगी, और डीटीपी डिपार्टमेंट भी उसमें दिया है जी, वो स्पेशल गुड़गांव के लिए बनाएंगे जी। तो ऐसे तो हमने वो कर रहे हैं, और मैंने कहा ना कि हॉस्पिटल है और बस स्टैंड है और मेट्रो स्टेशन है, उसको पुराने शहर के अंदर, उसके अंदर 2 या 2.5 साल के अंदर हम ये जरूर इनके शिलान्यास रखवा देंगे। और हॉस्पिटल के तो मैंने कहा है कि ओपीडी जो है 1 साल के अंदर शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से 900 मीटर का जो मामला था हमारे यहाँ गुड़गांव के अंदर 900 मीटर है एम्यूनिशन डिपो है जी, उसकी भी जो है वो 600 मीटर तक एग्जाम्प होने जा रही है, 300 मीटर की लिमिटेशन रह जाएगी वो, तो इसी तरीके से काम कुछ थोड़े बहुत हो जाएंगे। हमारे इस मंच पर बिजनेसमैन भी आएंगे चर्चा में, और हमारे यहाँ इस मंच पर रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग भी आएंगे, लेकिन उसकी तरफ से मैं ही सवाल आपसे कर लेता हूँ, क्या जो बिजनेसमैन है उनको इतना सपोर्ट सरकार कर रही है, आप खुद कर रहे हैं, ताकि और भी बिजनेस और भी काम और भी रोजगार गुड़गांव में पैदा हो? देखिए, ये माता शीतला की भूमि है, यहाँ पर जो भी आदमी आता है निराश नहीं होता, वो उसको रोजी रोटी तो मिल ही जाती है। इसी हिसाब से हमारे यहाँ जो बिजनेसमैन हैं जी, वो काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे पास काफ़ी एफडीआई भी आ रही है वो, और इस तरीके से गुड़गांव के विकास हो रहा है कि जिसको आप देख के ये लगता है कि शहर एक ज़िला है, ये ज़िला ना रह के एक प्रदेश, मैं कहता हूँ गुड़गांव एक प्रदेश है अपने आप के अंदर। अच्छा। जिसके अंदर भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन फिर भी वो चलते रहते हैं और अपना रोजगार और कुछ ना कुछ अपना कमाते रहते हैं। विधायक जी, बेरोजगारी को लेकर विपक्ष बहुत हमलावर रहता है, आप जानते हैं रोजाना कोई ना कोई बड़ा मुद्दा तो रहता ही, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा फिर भी लिस्ट में जुड़ जाता है, चाहे मुद्दा कोई भी चल रहा हो करंट में। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक प्राइवेट सेक्टर में 75% रोजगार का मुद्दा है, उसके पक्ष में भी आप हैं कि नहीं है? देखिए, पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, बेरोजगारी की समस्या मैं 2 दिन के अंदर जी, बृहस्पति और शुक्रवार वाले दिन जी, ऑफिस के अंदर बैठता हूँ और लगभग 1200 से 1500 आदमी से मिलता हूँ जी, और उसके अंदर मुश्किल से 2 या 3 आदमी मुझे जॉब के लिए आते हैं, और जॉब के लिए भी आते हैं, वो कहते हैं, मैं कहता हूँ कभी तो इसको किसी कंपनी में लगवा दूँ जी, तो पहले तो कह जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं भाई से कॉर्पोरेशन में लगवा दो। ओके, तो ऐसी मानसिकता भी ना हो जी, वो आप जैसा आदमी जो अच्छा खासा यहाँ पे जॉब कर रहा है जी, ऐसे ही वो लोग आते हैं ओके, वो, तो मैं कहता हूँ भाई जॉब कर लो, जॉब किसी कंपनी में दिलवा देता हूँ जी, वो कहते हैं एमसी में दिलवा दो, तो ये मानसिकता भी नहीं होनी चाहिए। रोजगार है वो किस भी तरीके का, रोजगार की तरह ही करना चाहिए, ठीक है, और बेरोजगारी की समस्या ठीक है। मेरे ख्याल गुड़गांव में नहीं है। हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं, गेस्ट भी हैं, वो सवाल करना चाहते हैं। जी सर, अपने नाम के साथ जरूर। लेकिन नया और पुराना गुड़गांव नाम दे दिया गया, तो मैं पुराने गुड़गांव का निवासी हूँ। मेरी आपसे एक अपील है कि हमारे पुराने गुड़गांव के मेट्रो से जोड़ा जाएगा, क्योंकि हम वहाँ के लोग काफी परेशान हैं इस बात से। बाकी विकास कार्य भी आप कर रहे हैं, तो मेरी आपसे यही अपील है कि कृपया कुछ प्लानिंग करके हमारे पुराने गुड़गांव को भी मेट्रो से जोड़ा जाए। विधायक जी, थैंक यू। देखिए, डीपीआर बन चुकी है और उसकी सारी प्लानिंग हो चुकी है, सेक्टर 10 से चलेगी मेट्रो और वहाँ होती हुई ये सेक्टर 23 के अंदर मेट्रो जाएगी, पुराने गुड़गांव के अंदर जरूर खुल जाएगा। और एक मैंने कहा ना, पुराने गुड़गांव के अंदर एक मेट्रो स्टेशन बन जाएगा 2.5 साल के अंदर। और कोई सवाल करना चाहता है? 10 से आप बार पुराने गुड़गांव, तो फिर भी कनेक्ट नहीं हुआ सर। पुराने गुड़गांव के अंदर कहाँ से बनाए हैं, इतनी बड़ी व्यवस्था करके जो जितनी व्यवस्था हो पाई है जी, वो, नहीं तो फिर मामला लटक जाएगा। नहीं, ठीक है। फिर कई लोगों का विरोध भी झेलना पड़ जाएगा, क्योंकि डेवलपमेंट होती है तो कहीं थोड़ी परेशानी लोगों को जरूर झेलनी पड़ती है। और किसी का सवाल है तो वो सवाल पूछ सकते हैं और ज़रूर हमें बताइएगा। लेकिन अब प्रदीप जी, इस डिस्कशन के अंतिम दौर में हमें, तो ऐसे में आपकी कोई ऐसी बात हो जो डिमांड हो सरकार से, विधायक जी से, जो पूरी होनी ही होनी चाहिए, जो मस्ट है शिक्षा के लिए और शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए कम से कम? देखो, शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने को जैसे लगातार बात अभी विधायक जी भी कह रहे थे, कर्जन नगर में एक स्कूल बन रहा है, पीछे यदि
दिल्ली मॉडल की बात करें, वहाँ से बड़ी बड़ी बातें आती हैं बिल्डिंग के नाम पे। तो पर मेरा सजेशन ये रहता है कि स्कूल और कॉलेज गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, क्वालिटी एजुकेशन के लिए खोले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जो टीचिंग एबिलिटीज़ हैं या जो सरकार फंड्स अवेलेबल कराती है, उनमें से कुछ फंड्स प्राइवेट स्कूल को दिए जाएं, खासकर बजट स्कूल्स को दिए जाएं। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस में यदि टैबलेट्स प्रोवाइड करते हैं जी, तो सिर्फ मास्क तक ना सीमित रह के, अगली बार भगवान ना करे ऐसी कोई लहर आए तो स्कूल वालों के केस में सिर्फ मास्क तक ना सीमित रहे। जहाँ तक बात ट्रांसपोर्टेशन की है, जैसे दिल्ली एनसीआर में खास करके जो डीजल बसें हैं भाई, उनको 10 साल में रोक दिया जाएगा। मेरा एक बहुत टेक्निकल सा सुझाव है और सॉल्यूशन भी है कि स्कूल बसों के ऑडिट करें जी। स्कूल बसें मुश्किल से एक दिन में 15 से 20 किलोमीटर चलती हैं जी। तो यदि उनकी किलोमीटर की एवरेज निकाली जाए तो जो रूटीन में ट्रांसपोर्टेशन की बसें हैं वो तो 10 साल में पता नहीं कितने किलोमीटर चलती होंगी। स्कूल बसें मेरे ख्याल में 50,000 या 1 लाख किलोमीटर भी पूरा नहीं करती। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निकल चीजें जब बात की जाए तो वो बसें मेरे ख्याल में 15 या 20 साल भी चल सकती हैं, क्योंकि वो कभी भी पॉल्यूशन नॉर्म्स को नहीं तोड़ेंगी। और लगातार क्योंकि स्कूल रोल मॉडलिंग का पाठ पढ़ाते हैं, टीचर्स को देख के बच्चे बड़े होते हैं, तो स्कूल वाले तो सरकार की बात सबसे पहले मानते हैं। तो वो सारी चीजें एक बार यदि फिर से तीसरी बार कह रहा हूँ, यदि इसी तरीके का पैनल शामिल कर लिया जाए, कुछ एजुकेशनिस्ट को बैठा लिया जाए, तो सरकार को कुछ ना कुछ मदद ही मिलने वाली है कि कैसे स्मूथली रन। स्कूल को लेकर मैं राकेश जी से सवाल करूंगा, लेकिन आपसे भी करता हूं। जो दिल्ली मॉडल बताया जाता है उसमें स्कूल का भी जिक्र होता है कि जो सरकारी स्कूल है प्राइवेट से बेहतर है, प्राइवेट से बेहतर है। उसको लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि ग्राम से सटा हुआ दिल्ली है, उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मेरे ख्याल से जहाँ तक एक स्पॉन्सर कंपनी अपनी GKNB है, सिर्फ बहुत सारे अच्छे बेंचेस प्रोवाइड कराना, सिर्फ वो सारी चीज़ें कहाँ हमने स्कूल में स्विमिंग पूल बना दिए हैं या 5 फ्लोर के शॉपिंग मॉल टाइप स्कूल बना दिए हैं, वो मेरे ख्याल में जब भी मनीष सिसोदिया जी दिखाते हैं बाकी सारे स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर्स को कि देखो आपके स्कूल में टूटी ऐसी है, बाथरूम ऐसा है कि ऐसा है, बट रिजल्ट का कंपैरिजन आज भी नहीं है। अच्छा। कि आपके यहाँ से कितने सारे NDA सिलेक्शन हो गए, कितने सारे IITs चले गए, या कितने लोग, जब स्वावलंबन की बात होती है, रोजगार की बात होती है, विधायक जी कह रहे थे क्यों ना टीचिंग में पैशन से प्रोफेशन, कुछ ऐसी चीजें कि बच्चे को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के थ्रू शुरू में ही पकड़ लिया जाए कि बच्चा अब बड़े होके फिर राजनेताओं के या नेताओं के कपड़े नहीं फाड़ेगा, तो मुझे रोजगार दो, वो अपनी तरक्की से अपने प्रोफेशन को चूज कर पाएगा। स्कूल टाइम में ही सारी जो दिल्ली सरकार की पॉलिसीज हैं वो इंफ्रा को दिखाने की हैं, पैशन से प्रोफेशन को दिखाने की नहीं है। तो मेरे ख्याल में टेक्निकली बच्चों पे काम करने की जरूरत है कि कौन सा बच्चा बचपन से क्या चीजें कर सकता है। वो बच्चा अपनी दम पे कुछ चीजें कर पाएगा तो नो डाउट, जो मोदी जी भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि जो सब रोजगार है, तो कितनी चीजों के मजाक उड़ते हैं, पकोड़े से लेकर किसी और चीज तक, बच्चे में टैलेंट होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है दिल्ली के स्कूलों का, आप ये मानते हैं हरियाणा के स्कूलों से बेहतर है सरकारी स्कूलों से, या आप मानते हैं? कंपैरेटिवली फोटो में तो अच्छा लगता है, बाकी असल में नहीं पता क्योंकि मैंने कोई स्कूल विजिट दिल्ली का करा नहीं। फोटो में इंफ्रा अच्छा लगता है, बेटर जी। फोटो में 2-4 स्कूल है जो दिखाते हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ, खुद ही कह रहा हूँ, मैं कुछ 5-7 स्कूलों की वो चीजें दिखाई। लेकिन विधायक जी, राकेश जी, आपसे सवाल है, आम आदमी पार्टी जरूर ढोल पीटती है अपने दिल्ली मॉडल का, पंजाब में सरकार भी बना ली, वहां बीजेपी का क्या हाल था आपने देखा, और अब हरियाणा पर नजर है। आजकल बयानों की बौछार भी आप देख पा रहे हैं। सुशील गुप्ता जो कि आम आदमी पार्टी के प्रभारी हैं, एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, मंत्रियों पर वार कर रहे हैं, पलटवार भी हो रहे हैं। क्या लगता है कि सक्रिय राजनीति एकदम से बढ़ा दी है अरविंद केजरीवाल ने, सुशील गुप्ता ने, आम आदमी पार्टी ने? इसका जवाब है आपके पास? क्योंकि दिल्ली मॉडल यहां भी लागू करने की बात होती है उनकी तरफ से, और खासकर चंडीगढ़ के मुद्दे पर ऐसा बताइएगा। मैं दिल्ली मॉडल के स्कूल पे थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। जैसे सर ने बताया कि बिल्डिंग्स कुछ दिखाते हैं, अगर आप गुड़गांव में भी देखें, कम से कम नगर निगम गुड़गांव में बात करें तो नगर निगम गुड़गांव के स्कूलों की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, मेरे साथी पार्षद बैठे हुए हैं यशपाल बत्रा जी, कम से कम नगर निगम गुड़गांव 20 स्कूलों को अपग्रेड कर रही है। खुद इवन मेरे गांव का लास्ट वीक से ही 2 करोड़ 42 लाख से 12 कमरे बना रहे हैं। मुलैड़ा में जो सरकारी स्कूल है उसको भी नगर निगम बना के 30 कमरे उसमें बन भी गए हैं। तो मेरे ख्याल से लगभग 20 स्कूलों का गुड़गांव में अपग्रेडेशन हमारी सरकार कर रही है। और हाँ जी, गुड़गांव की बात करें तो अच्छा। और रही बात स्टाफ की, टीचिंग स्टाफ, और जैसे सर ने कहा कि यहाँ से कितने IITN लिख रहे हैं या कितने वो लिख रहे, अगर कहीं पे कोई कमी भी रहती है तो हम सबकी जिम्मेवारी बनती है उसमें, और उसकी हमारे विधायक जी बैठे हैं, हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कहीं स्टाफ की कोई कमी होगी
तो यानी स्टाफ की कमी आप मानते हो, तभी रिक्वेस्ट नहीं हो अगर कहीं कमी हो, जैसे अच्छा, सर ने कहा तो आप इसका आकलन कीजिए, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। जब सत्ता में रहते हुए आप राजनीति करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल बनते हैं, तो वो बात हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, कहीं कमी रहेगी तो हम जिम्मेदार रहेंगे। चलिए, जो सवाल मैं आपसे कर रहा था विधायक जी से करूंगा। विधायक जी, इसका छोटा सा जवाब दूंगा कि आपने पीछे सुना होगा कि एक वीडियो वायरल भी होगा कि जल्दी, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई सत्ता में कुछ चेंज होना, तो आपने सुना कि गुड़गांव से 16 काउंसलर ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा। ये एक वीडियो मार्केट में चला था। अच्छा। कि नवरात्रों में कर सकते हैं, शायद सर मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे, तो आप सब देख रहे हैं नवरात्र। चलिए, इस पे जवाब लीजिए सर, इस मुद्दे पर अगर खुलकर बोले थोड़ा सा, जो सर ने अभी उठाया मुद्दा। देखिए अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी को कहने के लिए कुछ नहीं लगता। उन्होंने ले लिया पंजाब, लेकिन हमारे भी तो पार्टी के चार प्रदेश आए, वो 4 प्रदेश हमारे को आए, जीते। अच्छा। बम्पर से जीते हम। यूपी के अंदर तो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि दोबारा सरकार आ जाएगी। अच्छा। यूपी के अंदर योगी जी दोबारा से आ गए, वो तो इस तरीके से वो तो अपोजिशन वाले हैं, अपोजिशन वालों का काम ये कहना ही है, और हमारे को तैयार रखते हैं। कोई कमी हमारे को अगर बताते हैं तो हम उसको पूरी कर देते हैं। चंडीगढ़ का मुद्दा आपकी भावनाओं से भी जाहिर तौर पर जुड़ा होगा, आपने बयान सुने होंगे पिछले दिनों, कितने बयान आए, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी, इस चंडीगढ़ वाले इस मुद्दे को ले लीजिए, SYL के मुद्दे को ले लीजिए। SYL का मुद्दा तो ऐसा था, जो एग्जीक्यूशन डाली हुई है हम जीत चुके हैं। वो अब पंजाब अगर गवर्नमेंट हमें पानी दे दे तो हमारे को एग्जीक्यूशन डालने की वो कह रहे हैं 2025 में दे देंगे, सत्ता मिलेगा। तो ख्याली पुलाव है, ख्याली पुलाव देखने का सबको हक है। और ये SYL को लेकर कहा जाता है। हाँ, SYL को लेकर खास कर कहा जाता है कि हम सत्ता में आते हैं तो बैलेंस हो जाएगा दोनों तरफ से और पानी दे देंगे। बीजेपी राजनीति करती है, JDP राजनीति करती है, कांग्रेस राजनीति करती है, हम अच्छी राजनीति कर रहे हैं। बस हरियाणा को नहीं मिलेगा जैसा वो कहते हैं। वो हमने एग्जीक्यूशन फाइल की हुई है, हमारी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट सुनवाई शुरू कर देगी उनको पानी देना पड़ेगा, तो पानी हम ही ले लेंगे। लेकिन ये सुशील गुप्ता जी बार बार बीजेपी पर ये गंभीर आरोप लगाते हैं कि काम नहीं हुआ, दावे खोखले हैं, ये गठबंधन की सरकार कुछ काम नहीं कर रही, इसको लेकर क्या कहेंगे? उनका कोई काम होगा तो हम देख लेंगे, बाकी जनता हमारे से संतुष्ट है। अभी क्या आपको लगता है कि वाकई में संतुष्ट होने वाली बातें हैं इस मौजूदा सरकार में? क्योंकि देखिए डेवलपमेंट्स के काम हम पीछे स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं, जो तस्वीरों में दिखता है सुहाना और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, क्या जो ऐसे इलाके हैं जहां गरीब तबके के लोग रहते हैं, आप भी घूमते होंगे, आप भी प्रदीप जी जाते होंगे, आपके स्कूल में भी शायद गरीब तबके के जुड़े लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते मुझे मालूम नहीं, लेकिन कोई ना कोई आपके जरूर नजदीकी में होगा ऐसा जिसको आप जानते होंगे। क्या उनके इलाके में भी वाकई में विकास हुआ है जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पर स्लम एरिया, इस तरह के एरिया, क्या गुरुग्राम में भी आप देखते हैं? देखो, जहाँ तक चेंजेस की बात है तो पिछले 7 साल में जो विधायक जी और राकेश भाई साहब भी गिनवा रहे हैं, चेंजेस तो नो डाउट आमूलचूल चेंजेस जो हैं। खासकर रोड के केस में तो सूरत बदल गई है शहर की, मतलब ठीक से जाना जा रहा है, वो चाहे जाम लगने के बाद बदली या ऐसे बदली, बट काम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। अच्छा। लगातार बात दूसरी चीज़ों की, यदि इंफ्रा के नाम पे बात करें, सोशल कनेक्टिविटी की बात करें, मोबाइल नेटवर्क की बात करें, टावर्स की बात करें, कुछ चीज़ों में तो बहुत काम हुआ है, बट जहाँ तक बात सड़क की और गड्ढों की है तो कुछ चीज़ें सच में बहुत बुरी कंडीशंस में। पीछे एक पता नहीं, मुझे नाम लेना नहीं चाहिए, एक फर्नीचर शोरूम के उद्घाटन में सपना चौधरी जी आई हुई थी। अच्छा। तो पंच लाइन यूट्यूबर्स ने बहुत उठाई थी, क्या था, शहर तो बहुत सुथरा बट खड्डे बहुत हैं, कड़मुड़ की। अच्छा। तो मेरे ख्याल से जब एक बहुत प्रोफेशनल डांसर या सिंगर कुछ चीजें हैं, बट सारे शहर की नजाकत वैसी नहीं है। जैसे सेक्टर 10 की विधायक जी बात करें, सेक्टर 10 में हॉस्पिटल से लेके PSC से लेके बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी विधायक जी ने गिनवाए भी नहीं है। बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारे पार्क बने हैं, बट यदि MCG की बात करी जाए तो पार्कों की हालत थोड़ी बहुत बिगड़ी है, बहुत सारे बने भी हैं। जहाँ तक पीने के पानी की क्वालिटी इंप्रूव हुई, इंप्रूवमेंट बहुत सारे हुए, बट स्कूल वाला होने के नाते जो फोकस स्कूल पे या जो पैनल डिस्कशन वाला है या जो चीज़ें जैसे BOD ऑफिस से लोग जाके उनको पूरी तरीके से जांच ले, वो चीज़ें कर लें, तो मेरे ख्याल में इंप्रूवमेंट अभी भी बहुत किए जा सकते हैं। और एक कांस्टेंट चीज़, एक परिवर्तन ही है जो लगातार चलता रहना चाहिए, होता रहना चाहिए। बाकी प्रॉब्लम्स नो डाउट मोबाइल तो खड़ी करनी है। यादव जी, विपक्ष की राजनीति पर क्या कहेंगे? मौजूदा सत्ता में आपकी पार्टी है गठबंधन के साथ, लेकिन कांग्रेस बहुत हमलावर रहती है और कांग्रेस में अभी बदलाव भी हुए हैं। हरियाणा कांग्रेस में आपने देखा नई टीम का ऐलान भी हुआ है, क्या लग रहा है कि नई टीम चुनौती दे पाएगी आपको? हालांकि उनका अंदरूनी मामला, लेकिन प्रतिक्रिया आपकी पार्टी की प्रतिक्रिया? नहीं, नई टीम क्या चुनौती देगी, पीछे भी नई टीम ही थी, आपने देखी थी, वही नई टीम थी, तो
मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस हरियाणा में कुछ कर पाएगी। जैसे थे वैसे ही रहेंगे और ये बदलाव करते रहेंगे अपने आप में, पर मेरे को नहीं लगता कि कुछ ज्यादा हो पाएगा। दीपेंद्र हुड्डा विधायक जी और भूपेंद्र हुड्डा पिता पुत्र की जोड़ी, दोनों कहते हैं हम 2014 से पहले 2014 तक हमने नंबर 1 रोजगार में, नंबर 1 विकास में, नंबर 1 शिक्षा में, नंबर 1 हर स्तर तक हमने इतनी मेहनत की कि नंबर 1 हरियाणा को लाकर खड़ा कर दिया, और आज कह रहे हैं बेरोजगारी में नंबर 1। देखिए, इस सिवाय झूठ बोलने के अलावा इनका पास कोई काम नहीं है। कितनी करप्शन हुई थी 2014 से पहले, पता है आपको? किस तरीके से CLU दिए गए थे, किस तरीके से लैंड यूज करी गई थी। अब हमारे को तो एक्सेंट्रा का जो बिल्डिंग बनी थी उसके अंदर ही जवाब नहीं मिल रहा उनका। वो जिस तरीके से उन्होंने जेल कौन सी है मुझे याद नहीं आ रहा, वो CBI केस जब चल रहा है इनके पास, अपने हुड्डा साहब के पास, हुड्डा साहब के ऊपर, वो तो आप देख लीजिए। तो इस तरीके से झूठ बोलने का काम है ये। एक पहले तो फ्रंट फुट पे खेलते थे, अब इन्होंने बियॉन्ड करते हैं। अब अरविंद केजरीवाल जैसे लोग कहते हैं कि ये तो 60 गांठ है, वहां पर आप कहते हैं कि इन्होंने ये किया, गुरुग्राम में वो किया, CLU के साथ ये किया, लेकिन हुड्डा साहब तो खुलकर घूमते हैं और आपकी आलोचना करते हैं। सेटिंग है ये कहते हैं बीजेपी के और कांग्रेस के बीच में, हुड्डा के बीच में। जो कोर्ट का मैटर है कोर्ट के तरीके से डील होगा, वो अरविंद केजरीवाल के हिसाब से डील नहीं होगा। और यही पंजाब में वो कहते नजर आते थे, आपने कई बयान सुने होंगे। नहीं, जब वो हुड्डा साहब के ऊपर जो केस बना है जी, वो तो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट से उन्होंने बेल ली है, बेल लेके इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन होके चार्जशीट फाइल होगी, फाइल होने के बाद जो है डिसीजन आएगा जब गवाहियाँ होंगी। तो और अरविंद केजरीवाल जी सोचते हैं कि कोई क्राइम हो गया है तो उसको आज ही सजा दे दो। अच्छा। जब अपने यहाँ कोई काम करते हैं तो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो अब उनके यहाँ जो है हमने अमानुल्लाह खान जिस जैसे पकड़े थे, वो कहते हैं कि उनके खिलाफ तो जो है जी कम से कम उनको शो को नोटिस दो, सुनो उनको, उनकी सुनवाई हो। इस तरीके से कार्रवाई नहीं होती है। हमने तो सिर्फ पकड़े ही थे, जिस तरीके से केस बनाया है, FIR दर्ज हुई है वो। तो इस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा है, उनको मुबारक, उनकी टीम, उनको अच्छा है, काम मिल गया है। कुछ इस तरीके से कुछ ऊर्जा के साथ काम करेंगे, लेकिन रिजल्ट उनका 0 ही रहेगा। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा साहब का भी संबंध गुरुग्राम से हो जाता है, उनके बारे में भी चर्चा हो जाती है, उनका क्या हुआ ये भी लोग पूछते हैं आज तक। हाँ, रॉबर्ट वाड्रा साहब के खिलाफ हुआ है जी, और रॉबर्ट वाड्रा साहब के जब केस बनेगा, और केस बना दिया है, और उसके अंदर केस बना दिया है हमने, जो केस लड़ेंगे जी। क्या सरकार की तरफ से या वाकई में कानूनी प्रक्रिया में हर तरह से सरकार जो भी मुद्दा होता है उसमें पैरवी मजबूती से करती है, आपको लगता है? मजबूती से इनके केस के अंदर पैरवी मजबूती से हो रही है और मजबूती से ही होगी। ठीक है, डेवलपमेंट को लेकर मैं एक बार फिर से आपसे सवाल पूछना चाहूँगा प्रदीप जी। जिस तरीके से विधायक साहब ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं, दावे किए, उन्होंने कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये काम हुए हैं और जो नहीं हुए वो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी आप इस मंच से, अंतिम सवाल है मेरा आपसे, क्या सरकार को नसीहत देना चाहेंगे ताकि गुरुग्राम और ज़्यादा आगे बढ़े और विकसित हम कह सकते हैं पूरी तरह से हो एक दिन, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? अंतिम सवाल आपसे। देखो, सजेशन के नाम पे तो मतलब कितने सारे सजेशन दिए जा सकते हैं, बट टेक्निकली कुछ चीज़ें स्कूल वालों के नाते लगती है। जैसे मैंने आपको बसेज का कहा कि उसमें वो मिल जाए कि जो पीली बसेज हैं उनका जो टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाए, क्योंकि वो चलती कम है। बट यदि सिटी बस सेवा की बात करें तो मेरे ख्याल में उनका साइज बहुत बड़ा है। अच्छा। चलती बहुत सारी हैं, बट मेरे ख्याल में उनको जगह नहीं मिलती। एक अनप्लैंड रोड खोदे जाते हैं, जैसे कभी अभी विधायक जी बात कर रहे थे सिद्धेश्वर स्कूल का, 10 दिन पहले वो पूरी रोड आर पार खोद रखी थी MCC ने, किसी के पास कोई नोटिस नहीं था, पूरा शहर पागल हुआ पड़ा था जाम के चक्कर में। ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है। मंडे जब ऑफिस खुलते हैं तो मंडे को शहर पगला जाता है, क्योंकि इतना सारे लोग, इतनी सारी गाड़ियां सुबह सुबह फंस जाती हैं। ऐसे सारे चौक चौराहे लगातार ट्रैफिक पुलिस उस पर काम कर रही है। राजीव चौक पे देख लो, नित नए ट्रायल करने को देखने को मिलते हैं, बट स्टिल लॉट टू डू, क्योंकि मॉडर्न शहर है। और खुद विधायक जी कह रहे हैं कि मिनी भारत पूरा रहता है, अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, सबकी नीड अलग है। तीसरे दिन जुलूस निकलते हैं, आज मराठी मानुस का जुलूस है, कल हमारी तीज त्योहार है, परसों कुछ और है। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें यदि पब्लिक एडवाइजरी के थ्रू पहले बता दी जाए,
जैसे दिल्ली में पुराने टाइम से होता है, क्योंकि वो नेशनल कैपिटल है, क्या आज ये वाला रोड बंद रहेगा और बाकी सबको कहा जाता है वो इस वाले से, जैसे 26 जनवरी पे होता है, घूम के चले जाएं। तो ऐसे बहुत सारे काम है, यदि डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन हो तो बहुत तरीके से सिटीजन को इसके फायदे मिल सकते हैं। यादव जी, आप सत्ता में हैं, आपकी पार्टी सत्ता में, लेकिन फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है अपने आप में। तो आप भी अपनी सरकार को कोई गुड़गांव वासी होने के नाते नसीहत देना चाहेंगे, इस वक्त क्या सबसे ज्यादा प्रायोरिटी बेस्ड पर करना चाहिए? सर, हमारी पार्टी सत्ता में और विकास के काम अच्छे चल रहे हैं। नहीं, गुड़गांव वासी होने के नाते देखिए, गुड़गांव वासी होने के भूल जाइए आप जिला उपाध्यक्ष हैं। हाँ, नहीं मैं भूल नहीं रहा, बिल्कुल ये मान लेता हूँ कि कुछ देर के लिए भूल जाइए, लेकिन कोई सजेशन नहीं है, कोई सजेशन होता है तो हम विधायक जी को दे देते हैं। ऐसे कोई सजेशन नहीं है, तो अच्छी तरह से काम चल रहा है। और तो हर कार्यकर्ता की सुनते हैं विधायक जी? हाँ, हर बीजेपी कार्यकर्ताओं को तवज्जो देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो अपनी समस्या बताते हैं, अपनी गली की कुछ की। हाँ बिल्कुल, जो विधायक जी के लेवल के वो विधायक जी का करते हैं, बाकी जो हमारे काउंसलर वो काउंसलर करते हैं। गली मोहल्ले की समस्या है तो रोड सीवर पानी वो काउंसलर कर देते हैं। आपसे भी अंतिम में मेरा सवाल है विधायक जी, गुड़गांव को लेकर जो फोकस सरकार का होना चाहिए, क्योंकि आप भी विधायक हैं, आप भी सदन में जाकर मुद्दे तो सही तौर पर उठाते हैं, आपको लगता है कि सरकार का सही तरीके से ध्यान केंद्रित है गुड़गांव में, और पिछली सरकार की तुलना में कितने दोगुने या कितना 3 गुना काम हुआ है? जाहिर तौर पर आप कहेंगे ज्यादा हुआ, लेकिन कितना हुआ है अगर आप टिप्स पर गिनवा दे तो? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी गुड़गांव को स्पेशल फोकस रहता ही है उनका, और वो 10 से 15 दिन के अंदर गुड़गांव में आए रहते हैं। और मैं तो कहता हूँ कि अच्छा है, मुख्यमंत्री जी आते हैं तो कुछ ना कुछ काम हो जाते हैं जी। वैसे मैं कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल का काम है और बस स्टैंड का काम है और मेट्रो का काम है, ये 2-2.5 साल के अंदर ज़रूर शुरू हो जाएंगे और कंप्लीट अपने उस पर जो काम हो पाएगा उतना कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी जो समस्याएं हैं, देखिए समस्याएं तो ख़त्म नहीं होती जी, समस्या निरंतर चलती रहती हैं जी। इसलिए कि चलता हुआ शहर है, समस्याएं वहाँ ख़त्म हो जाती हैं जब शहर ही नहीं चलता। वो यहाँ के लोग जागरूक हैं, अपने राइट्स को जानते हैं, वो तो अपने राइट्स के लिए जानते हैं तो समस्याएं कुछ ना कुछ रहती हैं और उसके निदान भी निरंतर रहते हैं। आपने ईमानदारी के साथ सवालों के जवाब दिए, शुक्रिया सुधीर जी, आप हमारे साथ जुड़े। प्रदीप जी, आपको धन्यवाद, और साथ ही हमारे मेहमान राकेश जी, आपका भी शुक्रिया एक बार तालियों के साथ, क्योंकि ये डिस्कशन बेहतर ही है और गुड़गांव का विकास हो ये उम्मीद हम करते हैं।